हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज 7वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे शिक्षण कौशल का, जो आपके सुपर टेट परीक्षा जूनियर प्राइमरी में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा मिलते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उदाहरण देकर। ठीक है, छात्रों में चोरी की आदत जो है दूर करने के लिए उसको अध्यापक को सबसे पहले विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए और तथा इसके बुरे परिणामों से अवगत कराना चाहिए। तत्पश्चात आवश्यकता पड़े तो नकारात्मक पुनर्बलन दे सकते हैं, जैसे दंड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, बाल विकास में निम्न में से संबंधित है। तो बाल विकास में क्या संबंधित है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। ठीक है, जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए जो है शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सृजनात्मक क्रियाकलाप। ठीक है, कक्षा 3 प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है सृजनात्मक क्रियाकलाप द्वारा शिक्षा देना होता है, जिसमें विद्यार्थी किसी कार्य को करके सीखता है। ठीक है, किसी कार्य को करके जब सीखता है तो सबसे अच्छा शिक्षण विधि वो माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है, तो वह विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, विकास और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर जो है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चों में समायोजन एवं शारीरिक क्षमता का जो है संतुलित विकास हो सके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है यहाँ पूछा है। तो संपन्न साधन बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आता है। संपन्न साधन बालक ये नहीं आता है। ठीक है, विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य बुद्धि एवं शारीरिक क्षमता वाले बालकों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जैसे धीमी गति से सीखने वाले बालक, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक रूप से विकलांग बालक। साधन संपन्न होना विशिष्टता का परिचायक एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का शब्द जो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक को जो है साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए जो है पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक समावेशी कक्षा में क्या हो सकता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है कि नहीं। ठीक है, समावेशी कक्षा वह होती है जिसमें सभी प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थी एक साथ ही कक्षा में बैठकर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें जो है शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि उसे सुनिश्चित करना होता है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसा हो जाना चाहिए? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक सभी पक्ष शामिल होते हैं। शैक्षिक तथा सह शैक्षिक सभी इसमें जो है शामिल हो जाते हैं।
तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए ये दोनों जरूरी है, सतत एवं व्यापक। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये सन 1987 में 88 में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है 1987-88 में प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण की सुविधा की व्यवस्था करना। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण की जो है सुविधा की व्यवस्था करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन जो होता है वो शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का सही अर्थ माना जाता है। विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान एवं क्षमता संबंधी मूल्यांकन जो है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल जो है सीखने की पहली अवस्था है, तो इसको क्या कहा जा सकता है? तो इसको अनुकरण कहा जा सकता है। ठीक है, कौशल सीखने का प्रथम चरण अनुकरण होता है। यहाँ पूछा है कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, तो अनुकरण पहली अवस्था हो जाती है। ठीक है, और अनुकरण के द्वारा जो है बालक किसी कार्य को करने का प्रयत्न करता है तथा उस कार्य को करने में उत्पन्न समस्याओं को समझने का भी प्रयास करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम कौन सा है? तो अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, ये सभी आ जाएगा। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम ये सभी हैं, अभ्यास, क्रियाशीलता और प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, प्रयोग दर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो प्रयोग दर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में प्रयुक्त होती है? तो ये होता है विज्ञान विषय में। ठीक है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है विज्ञान विधि में। प्रयोग देखिए हम लोग जो है प्रैक्टिकल भी करते हैं विज्ञान में। ठीक है, तो उससे संबंधित है प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक विज्ञान विषय में प्रयुक्त होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ये तो सही है लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है। विद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, तो ये गलत है, ये प्रदर्शित नहीं करता। जहाँ पे याद करना रटना होता है वहाँ पे तुरंत आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ के लिए शिक्षण याद करना, समझ के लिए शिक्षण या किसी विषय को याद करना समझ के लिए शिक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये भी सही है। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने के हेतु जो है उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना समझ के शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्षा से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों को जो है दूसरे कक्षा में बैठाया जाए। ठीक है, तो एक शिक्षिका को चाहिए कि अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है और उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे जो है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ठीक है, तो ये आपका नहीं यहाँ पूछा है, तो अलग नहीं किया जा सकता है, उसी में बैठा करके उनको ध्यान से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, ये नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो किसका अनुकरण करता है? तो शब्दों का अनुकरण सर्वप्रथम करता है। ठीक है, सर्वप्रथम वह
शब्दों का अनुकरण करता है। शिशु को अक्षर ज्ञान नहीं होता है, वह उसी शब्दों का अनुकरण करने की कोशिश करता है जिसे वह सुनता है। अतः शिशु सर्वप्रथम जो होता है शब्दों का अनुकरण करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, यशपाल समिति ने शिक्षा बिना बोझ के की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत किया था 15 जुलाई 1993 को। ठीक है, यशपाल समिति ने जो है 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और जिसे शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रस्तुत की गई? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये 5 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 1993 को जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना प्रस्तुत किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो ये शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इस प्रश्न को इसमें 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्द का अर्थ है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, जबकि सतत मूल्यांकन क्या अर्थ होता है? सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? विद्यार्थियों में सुधार करना होता है। ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, और सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है उसमें होता है विद्यार्थियों में सुधार करना होता है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।